जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्नब द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एससीईआरटी का सीरीज चल रहा है वो लगातार चल रहा है। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या किसी प्रकार के आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी जगह आपके ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने एससीईआरटी से पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप सारा सीरीज देख लिए हैं एससीईआरटी का, सारा सब्जेक्ट का, 9 10 का, तो आप लोग निश्चिंत रूप से रहिएगा, आपको सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 10वां का इकोनॉमिक्स देखेंगे। 9 क्लास का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट का सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखा तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 10th क्लास को देखेंगे। 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो हम लोग चैप्टर 1 है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस हम लोग क्वेश्चन को बना चुके हैं और उसको हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था 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 आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसका कथन था? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसका कथन था, यह कौन कहे थे? तो बताइए, इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, याद रखिए क्या करने का? फास्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसका ये किनका कहना था? तो ब्राउन का कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। तो कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है? तो भारत में। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो किसके अनुसार पूछा जा रहा है? ये जो स्टेटमेंट है किनके अनुसार? तो ये आपका आंसर किसका है? लेविस के अनुसार। ठीक है, ऑथर लेविस के अनुसार कहना है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका आधार मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये किनका अनुसार कहना है? तो इनका कहना है ऑथर लेविस का कहना है, लेविस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग की बात किया जाए तो ये कब किया गया था? तो ये आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। और इसी को आप लोग क्या किया गया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया। कब से? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा नीति आयोग कब से बनाया गया था। चलिए तो बताइएगा, नीति आयोग की बात करें तो ये जो योजना आयोग है इसी को क्या किया गया था? खत्म करके इसी की जगह पे नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वो आपका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका 2015 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इससे शुरू किया गया नीति आयोग का। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे। और उपाध्यक्ष की पूछ दिया जाए, उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इसको आप कौन थे? सुमन बेरी। ठीक है, याद रखिएगा कौन? सुमन बेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए। अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मोदी जी हो जाएंगे। चलिए, इसमें लेकिन पूछा जा रहा था योजना आयोग, तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका बात किया जाए तो बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आय है। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया है, अभी बताया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? जनवरी 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसी को फिर क्या किया गया? योजना आयोग की जगह पे ये इसको स्थापना किया गया था। याद रखिए किसके जगह पे? तो योजना आयोग की जगह पे इसको यह स्थापना किया गया था। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, क्या है? तो जीवन यापन का मुख्य साधन की बात करें तो कृषि है, जो कि आपको मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या है? कृषि ही क्या है आपका जीवन यापन का साधन है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय निम्न है? ठीक है, तो पाकिस्तान। इसका बात किया जाए तो किसका? पाकिस्तान का जो है अब निम्न है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डाटा भी क्या है? दिया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है ये आपका रिपोर्ट कब का है, तो 2020 का है, ठीक है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट कब का है, ये 2020 का है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, अभी हमने बताया पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो रूस में है, ठीक है। कहाँ है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये आपका सभी वर्ग से संबंधित है, ठीक है। क्या है, सभी वर्ग से संबंधित है। गरीबी, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, ये गुजन नेट ने कहा था। कौन कहता है, गुजन नेट। इसका आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए नेट नहीं, गुजन नेक्स्ट होना चाहिए, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, नीचे में देख लेते हैं कहीं पे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, गुजन नेक्स्ट है, ठीक है। याद रखिए गुजन नेक्स्ट कहते हैं कि जो गरीबी है, क्या है, गरीबी है जो एक क्या है, कैंसर रोग की तरह है, ठीक है। तो ये गुजन नेक्स्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुजन नेक्स्ट, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे गुजन नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। आदत्ता अवस्था हुआ। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र की बात कहा जाए तो उद्योग को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, उद्योग को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ये हमने शुरू में बता दिए थे। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसका आंसर सी आपका सही हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी से। इनमें से सभी संसाधनों से आपका सृजन होता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको स्थापना की बात करें तो 1952 में होता है, ठीक है। कब हुआ था, 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। याद रखिए डेट के साथ पूछेगा तो 6 अगस्त 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है, ठीक है। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात किया जाए तो ये आपका 1951 से 56 चला था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है 51 से 56 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन सा है, तो बताइए। तो ये इसका आंसर की बात करें तो ये यातायात एवं संचार क्या है, एक आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य की बात किया जाए, चलिए तो इसका आंसर की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी क्रिया होता है वो जीवोत्पादन, यानी कि जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए क्या करता है, आर्थिक क्रियाएं लोग करते हैं। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, जीविकोपार्जन, ठीक है। जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं वही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला रहा है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। पशुपालन, मत्स्य पालन, सब कृषि, सब किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों में वस्तुओं से प्राप्त करना जैसे व्यवसाय, ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना का बोल रहा है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका सामाजिक संरचना अंग है, ठीक है। सभी क्या है, सामाजिक संरचना का अंग है। समानता किसी देश में निर्धारित किया जाता है कि विकास का स्तर किस आधार पर है, प्रति व्यक्ति आय से, स्वास्थ्य की दर से, साक्षरता दर से, इनमें से सभी से, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आंसर ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से हम लोग निर्धारित करते हैं कि किसी देश का विकास का स्तर क्या है, ठीक है। देखते हैं कि यदि ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय तो ज़्यादा विकास कर रहा है, सबसे ज़्यादा है तो विकसित हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यानी विकासशील है, ठीक है। बहुत कम है तो यानी कि वो अविकसित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित करते हैं किसी भी देश का विकास के स्तर, ठीक है। चलिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र यदि पूछ दिया तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है, कृषि, खनन, पशुपालन, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा सही आंसर है। यहाँ पे एक ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए ऐड, इनमें से सभी, ठीक है। सभी एक ऐड कर लीजिए, आप क्या कीजिए, सभी एक आप ऐड कर लीजिए ऑप्शन में, ठीक है, डी, ठीक है। यहाँ पे डी कहीं भाग गया है, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। सभी के सभी क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी क्या हो जाएगा आंसर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी क्या आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी क्या आपका प्राथमिक
आर्थिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। खनन हो, कृषि हो, पशुपालन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से सभी इसी का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण की बात किया जाए तो क्या है, सामाजिक कल्याण, ठीक है। समाजवादी में क्या होता है, सामाजिक कल्याण इसका गुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विकसित देश में वृद्धि के आय के लिए पद में किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आर्थिक वृद्धि, ठीक है। आर्थिक वृद्धि याद रखिए, किसका, आर्थिक वृद्धि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक स्टेटमेंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें बताया था कि धनी देशों को आय का बढ़ाता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों की आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है, ठीक है। तो यदि पूछ लिया जाए कि ये किसने कहे थे, तो मेडिसन ने कहे थे, ठीक है। कौन कहते हैं, मेडिसन ने कहे थे, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है, तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है, कौन सा है, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक आय। इसका आंसर की बात करें तो जो आर्थिक विकास है, तभी हमने बताया कि प्रति व्यक्ति आय से हम लोग किसी देश का विकास को स्तर का पता लगा सकते हैं, आधार का पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार से आर्थिक विकास के माप भी प्रति व्यक्ति आय ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, तो बोनस भुगतान अधिनियम की बात किया जाए तो ये आपका कब बना था, तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय बना था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध की बात करें तो दीर्घकाल से है, ठीक है, दीर्घकाल से है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी के सभी क्या है, आपका जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। चलिए नेक्स्ट में पूछा है आर्थिक विकास से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों के दोनों क्या आपका सही है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, सही है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये सबसे अधिक बल लोक कल्याण पे दिया जाता है, ठीक है। देखिए समाजवादी होता है एक, साम्यवादी होता है एक, आपका क्या होता है, पूंजीवादी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार से आपका होता है अर्थव्यवस्था। हाँ जो अमेरिका था वो पूंजीवादी अपनाया था, जिसमें पूंजी लगाता है, ठीक है, पूंजीपति लोग लगाता है। समाजवादी में क्या होता है कि आपका समाज के लेकर चला जाता है, ठीक है। सभी सामाजिक रूप से यह इसमें काम किया जाता है, सामाजिक रूप से आर्थिक विकास किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। किसके अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या के वृद्धि के बीच का संबंध है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किनका संबंध है, ये जो किनके अनुसार आर्थिक विकास एक श्रम शक्ति में वृद्धि की दर है तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, तो ये किनके अनुसार है, तो ये आपका रोअस्टोवो के अनुसार है, ठीक है। रोअस्टोवो के अनुसार इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रोफेसर रोअस्टोवो के अनुसार आर्थिक विकास एक की ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि के बीच संबंध है। किसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा, शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना सके। इस प्रकार के विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का भी विकास हो, ध्यान भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसका अर्थ है, तो ये सतत विकास का अर्थ है, किसका अर्थ है, सतत विकास का। यदि हमने ज्योग्राफी पढ़ा तो उसमें भी बताया था आपको, ठीक है, कि इस प्रकार से संसाधन को उपयोग कीजिए ताकि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचे, ठीक है। तो इसका ये सतत विकास का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ ब्रूटलैंड आयोग, ठीक है, ये सतत विकास के बारे में बताया था, ठीक है। याद रखिएगा पूछा जाता किससे, तो जो ब्रूटलैंड है ये आपका सतत विकास है, ठीक है। ब्रूटलैंड क्या है, आपका सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। यही ने बताया था यह प्रक्रिया कि जो ऐसा उपयोग करे कि जो आप भावी पीढ़ियों के लिए कुछ बचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे ताकि वो भी उपयोग करे, ठीक है। इस प्रकार से अंधाधुंध उपयोग ना करे, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। असम में नहीं, यहाँ पे असत्य होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ पे असत्य कथन होगा, ठीक है, यानी कि गलत कथन, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें क्या होगा, भारत अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुकी है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन कहा जाता है। समानता योजना आयोग के सदस्य की संख्या 12 होती है। पंचवर्षीय योजना की अनुमोदित राष्ट्रीय विकास की परिषद द्वारा होती है, ठीक है। इसका आंसर की बात करें गलत पूछ रहा है तो गलत आपका क्या हो जाएगा, 12, ये आपका सी ऑप्शन है जो कि आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 12 सदस्य, यहाँ पे क्या आपका 8 सदस्य होगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा आपका 8 सदस्य होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 12 थे इसलिए आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। जो आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते थे, समानता कामकाज के उपाध्यक्ष के देखरेख में होता था, जिसकी सहायता आयोग के 8 सदस्य होते थे, ठीक है, वहाँ पे 12 सदस्य दिया हुआ था इसलिए गलत है। फिर पूछा रहा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में पूछा मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक से आपका यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए मानव सूचकांक यूएनडीपी के यदि पूछ ले फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता दीजिएगा फुल फॉर्म क्या होता है। ह्यूमन, ये तो आपका एच डी इसका होता है HDI का, ठीक है, HDI का क्या होता है, HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और यूएनडीपी का पूछ दिया, यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताइए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए यूएनडीपी का, तो HDR का होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDR का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर पूछा यूएनडीपी, ठीक है, तो यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन नेशनल या नेशन होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका यूएनडीपी का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बात करें तो यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था, ठीक है, पहली मानव विकास रिपोर्ट जो होता है आपका किसके द्वारा किसके निर्देश में, तो महबूब उल हक के निर्देश में आपका तैयार किया गया था, ठीक है। यह सूचकांक किसके निर्देश पे तैयार किया गया था, तो अभी हमने बता चुका है क्या होगा, महबूब उल हक, ठीक है, अभी हमने बता चुका है किसके जो यह सूचकांक है, जो मानव विकास सूचकांक है, वो किसके द्वारा निर्देश में तैयार किया गया था, किसके निर्देश में, तो महबूब उल हक का, ठीक है, अभी हमने बता चुके हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक के आधार के बाद क्या, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, याद रखिएगा पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, ठीक है, यही आपका मानव विकास सूचकांक का आधार होता है, इसी पे आपका निकलता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, भारत के प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, भारत के प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो पंजाब, उड़ीसा, केरल, तो केरल की बात करें तो सही हो जाएगा, ठीक है, मैंने प्रति व्यक्ति आय अधिक, ठीक है, तो ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे 2020-21 की रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2011-12 के आधार पे, और यहाँ पे 2002 और 3 के दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का ही है, ठीक है, तो केरल ही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2001 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। पहली बार यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो कथन 2 और 3 क्या है आपका सही है, 2 और 3 क्या है आपका सही है। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर गलत है, बाकी आपका 2 और 3 क्या है आपका सही है, कथन 2 और 3 सही है, ठीक है, पहला जो आपका क्या है गलत है, ठीक है, बाकी 2 और 3 सही है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्ट 2002, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, फास्ट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है, ठीक है, तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है पूछा है। कुशल प्रशासन, कृषि का निर्भरता, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 4 कथन जो है आपका क्या है सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कारण नहीं है पिछड़ेपन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है पीछेपन होने का कारण क्या क्या है, सारा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये सब बिहार के पीछे होने का कारण है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था, ठीक है, तो बिहार के, ये आपका आंसर की बात करते कितना था, APJ अब्दुल कलाम का कहना था, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अध्याय 2 आ गया, राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 25,494 रुपया, ठीक है, याद रखिएगा 25,494 रुपया 8-9 के अनुसार बात किया जाए तो। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय थी, ठीक अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी स्वतंत्र से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर की बात किया जाए, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि कृषि प्रधान थी, ठीक है, याद रखिएगा कृषि प्रधान थी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था,
तो दादा भाई राष्ट्रीय आय का अनुमान जो बात किया जाए तो वो 1868 में लगाए थे, ठीक है। यदि पूछा जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय अनुमान किसने लगाए थे, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। कब लगाए थे, तो 1868 में लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है और इनका एक बुक भी है, ठीक है, क्या है, बुक भी है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, किनका बुक है, तो ये दादा भाई नौरोजी का प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें प्रति व्यक्ति 20 रुपये का बताया था, ठीक है, इसमें जो बताया गया था प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना, 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी का ये बुक है और दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का सबसे पहले गणना किए थे, ठीक है। चलिए फिर पूछा जा रहा है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई थी किसने, अंग्रेज ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योग प्रधान ने, उपयुक्त तीनों में, ठीक है। तो फूट डालो और राज करो की बात करें तो अंग्रेज ने अपनाया था। कौन अपनाया था, अंग्रेज ने अपनाया था। इसका आंसर ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ इधर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो चलिए अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया था, पोषण, यहाँ पर क्या किया था, दोहन किया था। अंग्रेज था वो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या किया था, दोहन किया था, ठीक है। हाँ, तो ए और सी दोनों हो सकता है, पोषण भी किया था और दोहन भी किया था, ठीक है। तो ए और सी दोनों यदि ऑप्शन में तो दोनों मार दीजिएगा, यदि ए सी नहीं रहता तो आप दोहन कर सकते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, तो आज़ादी के बाद जो प्राथमिक क्षेत्र क्या था, आज़ादी के बाद बात किया जाए तो घटता गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस प्रकार से खेती कर लिया गया था, इस प्रकार से ज़्यादा चीज़ उपयोग, नील की खेती करके बर्बाद कर लिया गया ज़मीन, जिसपे बंजर बना दिया, तो इससे क्या हुआ, घटते गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है, तो ये पटना का है, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा ये, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक है, व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोधी है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, पूरक, ठीक है। आर्थिक बौद्धिक नीति एक दूसरे के क्या है, पूरक है। साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में क्या है, तो ये आपका कोई अंतर नहीं है, ठीक है। साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास क्या है। सतत विकास की बात किया जाए तो अपने साथ आने वाले संतति को, ये बात की सतत विकास आप लोग पता ही, आने वाले अपने साथ साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को छोड़ दिया जाए ताकि वो लोग भी उपयोग कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, क्या पाता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है। तो ये आपका बात किया तो ये सभी के सभी आपको पाता है, ठीक है। उपयुक्त में से सभी तीनों की तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उसे कार्य के बदले में पारिश्रमिक मिलता है, उस व्यक्ति को आय कहते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी पर जो मानसिक हो या शारीरिक हो या कार्य हो, ठीक है, ये सभी सभी हो जाएगा। श्रम का परिश्रमिक क्या होगा, सर का श्रम का जो परिश्रमिक होता है मजदूरी होता है, ठीक है। इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। पूंजी का परिश्रमिक क्या है, पूंजी का श्रमिक ब्याज है, ठीक है। इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। भूमि का परिश्रमिक क्या है, तो भूमि का परिश्रमिक लगान है। पूरे देश में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित में से न्यूनतम है, ठीक है। तो न्यूनतम की बात करें तो बिहार का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात किया जाए, गरीबी के कुचक्र धारण किसके द्वारा किया गया था, किसने बताया था, ठीक है। तो गरीबी का जो कुचक्र है वो धारण किसके द्वारा बताया गया था, तो ये आपका नक्श के द्वारा बताया था, ठीक है, नक्श के द्वारा बताया गया था। देखिए, रैगनर नक्श ने गरीबी के कुचक्र की धारणा बतलाया था। बिहार राज्य की गरीबी को कुचक्र का शिकार है, जिसके कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है, ठीक है, यह देखिएगा। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिशर के अनुसार, फिशर एक क्या थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये इनके अनुसार वार्षिक उत्पादन का प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ष के अंतर्गत उपभोग करना ही क्या था, आपका राष्ट्रीय आय था, ठीक है। इसके फिशर के अनुसार बोला जा रहा है, तो फिशर के अनुसार ये था कि वार्षिक उत्पादन का प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ष के अंतर्गत उपभोग करना ही क्या था, राष्ट्रीय आय था। प्रोफेसर किन्स के अनुसार, ये भी एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर किन्स।
तो किन्स के राष्ट्रीय आय का समतुल्य है, ठीक है। तो इनके अनुसार आय क्या था, तो इनके अनुसार था कि उपभाग व्यय एवं विनियोग का योग है, ठीक है। उपभाग व्यय एवं विनियोग के योग है, ठीक है, प्रोफेसर किन्स के अनुसार। चलिए नेक्स्ट में बोला राष्ट्रीय आय का धारणा में शामिल है, क्या है धारणा में शामिल, केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल है, ठीक है। तो सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। कुल उत्पादन में उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आपका प्रोडक्ट, ठीक है, NNP। यदि जो कुल उत्पादन किया गया और उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को जो बचता है उसको घटाया माइनस कर देते तो क्या बचता है, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य का उस देश का क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट में बात किया जाए, सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश की उत्पादित वस्तुओं में के मूल्य को घटा देने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, इसका आंसर की बात किया जाए तो 1949 में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब की थी, तो ये आपको 1951 में की थी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीकरण सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी, कब की थी, तो ये 1954 में की थी। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो आपको बता चुके हैं पहले भी, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है, 1868 में। नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय कितना था, ये भी हमने बता चुका, 20 रुपया, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक पूछता है, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किनकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है। इन्हीं में इसी बुक में बताया था कि प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय कितना था, 20 रुपया। चलिए नेक्स्ट में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की थी, ठीक है। इसका बात करें तो PC महानोबिलस को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया था, तो PC महानोबिलस, ठीक है, PC महालनोबिस, ठीक है, महानोबिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना विधि के किन किन तरीके से की जाती है, ठीक है। तो इसका बात किया जाए आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये व्यावसायिक गणना विधि, मूल्य योग की गणना विधि, उत्पादन विधि, आय गणना विधि, ये चारों विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन सी कठिनाई शामिल नहीं है, आंकड़े को एकत्र करने की कठिनाई, दोहरी गणना की संभावनाएं, मूल्य को मापने की कठिनाई। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये सभी क्या है आपका शामिल है, कठिनाई है, लेकिन इसमें पूछा शामिल कौन सा कठिनाई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से वृद्धि की जाती है, किसका वृद्धि की जाती है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, उत्पाद और आय का, ठीक है, यानी 1 और 2, 1 2 किस में है, तो B में है, 1 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में शामिल है, राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या है, नर्स अपने बच्चों की सेवा करती है, वही नर्स अस्पताल में सेवा करती है, इनमें से राष्ट्रीय आय में कौन सा कथन शामिल है, तो बात किया जाए तो इसमें क्या है शामिल, आपका केवल 2 शामिल है, ठीक है। यदि बच्चा को अपने नर्स सेवा कर रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें राष्ट्रीय आय से क्यों मतलब नहीं, वही नर्स अस्पताल में सेवा कर रही है तो उससे पैसा उसको मिलेगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक है, ठीक है। पूछा जाए भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, तो सेवा क्षेत्र देता है, ठीक है, याद रखिएगा। कितना परसेंट देता है सेवा क्षेत्र, 53.66%, औद्योगिक क्षेत्र 31%, कृषि क्षेत्र 18%। तो बात करें सबसे ज्यादा कौन, सेवा क्षेत्र। फिर पूछा Y बराबर C+I फॉर्मूला बताया था, कौन बताया था, तो ये किन्स बताया था, याद रखिए Y बराबर C+I कौन बताए थे, तो किन्स महोदय बताए थे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखिए Y बराबर C+I, Y बराबर हो जाता है राष्ट्रीय आय, उसके बाद C बराबर उपभोग का व्यय कंज्यूमर, और उसके बाद I बराबर विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो Y बराबर C+I, राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो जाएगा, उपभोग व्यय प्लस विनियोग, आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। कौन फॉर्मूला दिए थे, किन्स दिए थे। चलिए अब हम लोग तीसरा में आ जाएंगे, तीसरा चैप्टर में पूछा जा रहा है
मुद्रा बचत एवं साख, ठीक है, साख और मुद्रा बचत, ठीक है, बैंकिंग वाला इससे चैप्टर है, ठीक है, बैंकिंग का क्षेत्र वाला जो चैप्टर है इसमें आपको मुद्रा बैंकिंग का देख लेंगे हम लोग। चलिए, यानी कि मुद्रा हो गया आपका, मनी हो गया, बचत यानी कि सेविंग हो गया, साख मतलब बैंक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका। मुद्रा के द्वारा प्रभावित होती है उत्पाद, उपभोग, विनिमय, इनमें से सभी, इनमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुद्रा द्वारा ये सभी के सभी क्या होता है, प्रभावित होते हैं। किसका कथन है कि आधुनिक युग की प्रगति श्रेयता मुद्रा को ही है, ठीक है। तो ये किनका कहना था, तो ये आपका मार्शल का कहना था, प्रोफेसर मार्शल का, ये भी एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्हीं का कहना था कि आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका कथन है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त का प्रवाह अवश्य है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रेस्ट्रॉ, ठीक है, ट्रेस्ट कॉट का कहना था कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त का प्रवाह आवश्यक है, ठीक है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, ठीक है, अवश्य है। रक्त प्रवाह से मतलब कि पूछ रहा है कि यदि जो मुद्रा है हमारा हृदय नहीं है लेकिन रक्त प्रवाह जरूर है, ठीक है। ये कहना किनका था, तो ट्रेस्ट कॉट का कहना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, यहाँ पे आंसर जो भी मिलेगा आपको प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बुक का एनसीईआरटी का बुक से ही है और आपका बोर्ड जो भी मानता है बुक से ही, टेक्स्ट बुक का ही मानता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यदि यहाँ पे मान लीजिए कभी गलत भी लगा तो आप यहाँ नीचे पैराग्राफ पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विनिमय में कुल कितने स्वरूप हैं, तो विनिमय में कुल कितने स्वरूप हैं, तो ये आपका 2 स्वरूप है, ठीक है। वस्तु का विनिमय प्रणाली तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली, 2 रूप है। गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, ये किस विनिमय प्रणाली है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली है, जो सब एक सामान देकर दूसरे सामान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कठिनाइयों में से कौन सी कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या इसका आंसर होगा, भविष्य में भुगतान में सरलता, ये कठिनाई नहीं है। बाकी सब आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव, मूल संचय का अभाव, मूल हस्तांतरण का समस्या, ये सभी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा पॉइंट, आप वीडियो को पॉज करके ये सारा पॉइंट देख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई क्या ये है। फिर पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति तार देखकर कपड़ा लिया, कपड़ा देखकर हाथी के दांत लिया तथा हाथी के दांत देखकर नदी पार किया, इस तरह का उसका बहुत समय बर्बाद हुआ। वह व्यक्ति किस प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या से जूझ रहा था। इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवश्यकता के दोहरे सहयोग के अभाव के कारण, ठीक है। आवश्यकता से दोहरे सहयोग का अभाव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है, ऐसे स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना था क्योंकि उसे बेचना कठिन था। वह व्यक्ति किस प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या से जूझ रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, मूल हस्तांतरण की समस्या, ठीक है। मूल हस्तांतरण यानी कि आप जैसे मान के चलिए कि कोई सामान अब जा रहे हैं कहीं, यहाँ से रूम खाली करके हम जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, तो आपको सामान क्या होगा, कम सस्ता दाम में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेचना जरूरी है, आप सामान लेके नहीं जा सकते हैं। तो एक समस्या है, तो ये क्या होगा, मूल हस्तांतरण की समस्या है, यानी कि मूल पैसा की कमी, आपको कम दाम में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, मूल हस्तांतरण की समस्या। किसका कथन है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका आंसर की बात क्या है, किसका कहना है, तो ये कॉथर का कहना है, ठीक है, कॉथर का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉथर ने ठीक कहा था कि मनुष्य के सभी आविष्कारों को मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसका कहना है, कॉथर का कहना हुआ है। चलिए नेक्स्ट में पूछा, नगद मुद्रा के कोष में कमी होने के साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आंसर सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका डी होगा, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर यदि पूछ रहा है इसका आंसर तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ भी है, नगद मुद्रा के कोष में कमी होने के साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर के बाद साख की मात्रा में कमी होगी, ठीक है, क्या होगी, साख की मात्रा में कमी होगी। यदि मुद्रा कोष में, नगद मुद्रा कोष में कमी होगी तो ये साख की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। फिर बोला प्लास्टिक मुद्रा है क्या है, डेबिट कार्ड है, ड्राफ्ट कार्ड है, चेक है, करेंसी नोट है। तो इसका बात कर, डेबिट कार्ड है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, डेबिट कार्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछे जा भी चुके हैं, बहुत से दरोगा में, बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है, ठीक है। तो याद रखिए डेबिट कार्ड है। चेक एक प्रकार का मुद्रा है, क्या शुद्ध मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, मिश्रित मुद्रा है, साख मुद्रा है। तो ये साख मुद्रा है, ठीक है, क्या है, साख मुद्रा है, यानी कि आप बैंक में ही भेजेगा चेक आपको, ठीक है। चलिए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनुष्य के आर्थिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो क्या है, मुद्रा है, ठीक है। चलिए, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा के रूप वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है। कौन इसका, ये आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा के रूप वस्त्र धारण किए हुए हैं, किनका कहना था, ये आपका पिगू का कहना था, ठीक है। ये भी सब क्या है, अर्थशास्त्री है, पिगू,
ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रोफेसर पिगू ने यह कहना सही लगता है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा के रूप में बस धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो किनका कहना है? तो प्रोफेसर पिगू का कहना है। यह स्टेटमेंट पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, दरोगा में, बीपीएससी में ये सब स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा की बात किया जाए तो क्या उदाहरण है? चेक। चेक क्या है? एक साख मुद्रा है। तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तु क्या होती है? चालू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला साख एक पक्ष है, क्या? आय व्यय श्रेणी मुद्रा। तो ये बात क्या है? तो व्यय हो जाएगा इसका आंसर। साख एक पक्ष है किसका? व्यय का। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, क्या है? तो एक प्रकार का ये साख पत्र है। ठीक है, प्रतीक्षा पत्र क्या है? एक प्रकार के साख पत्र है। भारत में मुद्रा जारी किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, साख पत्र है। ठीक है, याद सही है। प्रतीक्षा पत्र क्या है? एक प्रकार के साख पत्र ही है। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा जारी जो होता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं है? ठीक है, मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, ये सभी है, लेकिन पूछा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी के सभी क्या है? मुद्रा के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी जरूरतों को पूर्ति कैसे करते थे? तो इसका आंसर की बात करें, वस्तु को लेन देन करके। ठीक है, लेन देन से, यानी कि पर जो प्रारंभिक अवस्था था उसमें क्या करता था? वस्तु, एक वस्तु हम देते थे, एक वस्तु आप देते थे। हम दुकान में जाते थे, क्या करते थे? चावल लेके जाते थे, वस्तु दुकान से ले लेते, तेल मसाला जो भी लेना था ले लेते, यानी एक वस्तु दिए और दूसरा वस्तु ले लिए। इसी प्रकार से हम लोग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। ठीक है, क्या है? मुद्रा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए। साख का आधार माना जाता है, साख का आधार क्या माना जाता है? विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साख का अर्थ क्या? विश्वास या भरोसा, जिस पर व्यक्ति पर जितना अधिक हो विश्वास, साख है। निम्नलिखित में से मुद्रा का साख पत्र है? चित्र मुद्रा, हुंडी, ड्राफ्ट, चेक। तो इसका बात करें तो क्या होगा? 2 और 3 4, 2 3 4, यानी हुंडी, ड्राफ्ट, चेक, ये सभी सभी क्या आपका मुद्रा साख पत्र है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है, अध्याय हम लोग 4 में आगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, जो वित्तीय संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है वित्तीय संसाधन पूरा करते हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या करते हैं? बिला वित्त संबंधी जरूरतों को, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को, ऋण संबंधी जरूरतों को। इसका आंसर की बात करते हैं, ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान जो होता है वो क्या करते हैं? ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे मान लो किसी को लोन लेना तो क्या करता है? जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन देता है। ठीक है, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, क्या नहीं है? तो कौन सा सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? तो पंजाब नेशनल बैंक, ये आप सभी के सभी सरकारी साहूकार है जो कि आपका सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। ठीक है, चलिए वित्तीय संस्था के बारे में सही कथन चुनिए। लोग की जरूरतों को पूरा करने के साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करता है। यह मुक्ता केंद्र द्वारा संपोषित होता है। आरबीआई के दिशा निर्देश में कार्य करता है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? कथन 1 और 3 क्या है आपका? सही है। ठीक है, 1 और 3 क्या है आपका? सही है। जरूरी नहीं है कि केंद्र द्वारा ही संपोषित होगा आपको, लेकिन हाँ, आप किसी जैसे महाजन हो गया या फिर आपका साहूकार हो गया तो जरूर थोड़ी सरकार उसको ऑर्डर देता है, नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन सा है? बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये सभी सब क्या अर्ध सरकारी है। ठीक है, अर्ध सरकारी है बैंक। चलिए फिर पूछा जा रहा है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर की बात करें तो मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस क्या है आपका? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, और ये आपका एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, और अभी ये क्या है? बांग्लादेश के कैसी है आपका? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के क्या है? प्रधानमंत्री भी मोहम्मद यूनुस है, जो कि शेख हसीना को क्या किए? उन्होंने तख्ता पलट करके अपने खुद बन गए हैं। ठीक है, चलिए भारतीय मुद्रा बाजार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय मुद्रा बाजार के द्वारा प्रदान क्या किया जाता है? अल्पकालीन वित्तीय, मध्यकालीन वित्तीय, दीर्घकालीन वित्तीय। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन वित्तीय और दीर्घकालीन वित्तीय। ठीक है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारतीय मुद्रा बाजार के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार के द्वारा आपका जो है यहाँ पे, तो देखिए
यहाँ पे मुद्रा बाजार की बात करें तो भारतीय मुद्रा बाजार ये अल्पकालीन भी देता है, ठीक है, ये अल्पकालीन भी देता है, मध्यकालीन भी देता है। और भारतीय पूंजी बाजार की बात करें तो ये दीर्घकालीन देता है, ठीक है। क्या देखिए मुद्रा बाजार की बात करें तो आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी यदि पूंजी बाजार बोले तो पूंजी बाजार क्या देता है आपका, दीर्घकालीन देता है, दीर्घकालीन वित्तीय भी देता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि मौद्रिक बाजार उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय संस्था प्रबंधन की करती है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। और भारतीय पूंजी बाजार भी उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय करता है, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करता है। तो जो भारतीय पूंजी बाजार होगा वो दीर्घकालीन, और बाकी जो मौद्रिक बाजार होगा वो आपका अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों देगा। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली शामिल नहीं है, ठीक है, तो शामिल नहीं है तो कौन, महाजन है जो कि आपका शामिल नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है, बैंकिंग प्रणाली में शामिल है, महाजन बैंकिंग प्रणाली में शामिल नहीं है, ठीक है। देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है, कौन करता है, तो आरबीआई, ठीक है, कौन करता है, आरबीआई, जिसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी आपको मुंबई को कहा जाता है, हमने ज्योग्राफी में भी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पे ही पड़ा हुआ है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो राज्य स्तरीय संस्थागत की बात करें तो सहकारी बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए गैर सरकारी है, गैर संस्थागत है, ये संस्थागत है, ठीक है, दोनों में आप देख लीजिए। गैर संस्थागत कौन है, महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य, ठीक है। संस्थागत कौन सा है, सारी सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नबार्ड एवं अन्य, ठीक है, ये सब संस्थागत है। राज्य स्तरीय के गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कौन सा है, ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी, व्यापारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य स्तर का भी दिया हुआ है, इधर गैर संस्थागत दिया हुआ है, इधर संस्थागत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, ठीक है, तो आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, महाजन, ठीक है, जिसको हम लोग सोनार बोलते हैं, वहाँ पे जाके अपना क्या करते हैं, सामान देते हैं, वो हमें पैसा दे देते हैं, ठीक है, ऋण देते हैं मतलब। हमारे राज्य में सरकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सरकारी शाखा व्यवस्था कितने स्तरीय का है, ठीक है, तो ये आपका त्रिस्तरीय का है, कितना स्तरीय का, त्रिस्तरीय का है। देखिए गांव के प्राथमिक सहकारी समिति, जिला का स्तरीय केंद्रीय सरकारी, राज्य स्तर सहकारी बैंक, ठीक है, तो 3 स्तर का है। असत्य कथन को पहचान करें, ठीक है, असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्षेत्र के कोई भी कम से कम उस 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का निर्माण कर सकती है, यह समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, सामान्य इस ऋण की अवधि 1 साल तक होती है, विशेष परिस्थिति में इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, डी ही क्या होगा, असत्य कथन है, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ही असत्य कथन, बाकी ए बी सी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और गैर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और किस नाम से जाना जाता है, तो भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। भूमि विकास बैंक के बारे में असत्य कथन को चुनने बोला जा रहा है, ठीक है, तो चलिए इसमें से बताइए असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन बोल रहा है, यह किसान के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए खोला गया है, यह 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्राप्त होता है, बताइए दोनों के दोनों क्या आपका असत्य है, दोनों के दोनों क्या आपका असत्य, यानी कि सी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये है जो किसानों के लिए दिया गया, किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, याद रखिएगा, जो भूमि विकास बैंक है वो किसान के दीर्घकालीन भूमि प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, किसको, किसान को, ठीक है, किसको, किसान को, और ये 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास देता है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा। पुराने ऋण के भुगतान कृषि स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि का विकास का द्वारा प्राप्त करता है, प्राथमिक इकाई में सरकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास कार्यरत करता है जो सरकारी कृषि हो, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोला जा रहा था, यह 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला रहा है कि आपका पॉपिंग सेट कमान बनाते हुए ट्रैक्टर, पावर डीलर, पॉपिंग सेट मकान बनाने के लिए पुराने ऋण के भुगतान से कृषि स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्ष तक ऋण भूमि विकास द्वारा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि ये सही है, ठीक है, ये आपका सही, पहला सिर्फ गलत है, पहला ही सिर्फ गलत है, ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यह किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों के दोनों आपका सही है, सत्य कथन को चुनने बोला जा रहा था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है।
दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है आपका? सही है। लेकिन पूछा जा रहा है कौन सा? असत्य कथन पूछा जा रहा है ना, असत्य कथन पूछा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों लाइन सही है, लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो कब हुए थे? 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 में हुआ था। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन के बारे में बात कर दिया, किसान को ऋण देता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही आपका क्या है? गलत है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्त प्रदान करती है, या सरकारी संस्था वित्त प्रदान करती है, या व्यावसायिक बैंकों को वित्त प्रदान करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही। बाकी आपका पहला ही क्या है? गलत है। ठीक है, किसान का नहीं, और ग्रामीण विकास बैंक को देश की संस्था है जो कि आपका क्या करता है? विकास के लिए सरकारी संस्थाओं को, व्यावसायिक बैंक तथा जो क्षेत्रीय बैंक होता है उसे सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, किसान को नहीं। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या नहीं? तो क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्य व्यावसायिक बैंक का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है। ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य, जमा राशि को स्वीकार करना, ये सभी। व्यावसायिक बैंक निम्न में राशि जमा नहीं कर सकता है। क्या राशि जमा नहीं? तो अग्रिम जमा नहीं कर सकता। ठीक है, अग्रिम जमा नहीं कर सकता। बाकी चालू, संचय, स्थायी, ये सब जमा कर सकता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, आवर्तिक जमा यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अग्रिम नहीं जमा कर सकते। किसी जमा राशि की मांग जमा राशि भी कहते हैं। ठीक है, किसी जमा राशि को मांग जमा राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपको चालू कहते हैं। ठीक है, चालू जमा कहते हैं। किस प्रकार का ऋण एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक अवधि के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिचरित एवं अल्पकनित ऋण। ठीक है, इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंक है। सॉरी, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर पूछ रहा है ना, एक मिनट। यहाँ पे आपका शीर्ष पे बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लगता है एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहले भी क्या किए हैं? बात कर चुके हैं। क्या होगा? आरबीआई होगा, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, पहली बार व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पहली बार आपका कब किया गया था? तो आपका 1969 में किया गया था। ठीक है, 1969 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। साख मुद्रा का नियंत्रण बैंकिंग व्यवस्था के विनिमय एवं सरकार के बैंकर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा सही। कमजोर एवं निर्धन वर्ग के लोगों के उत्थान एवं किसानों के ऋण की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से किसका स्थापना किया गया है? तो ये आपका सहकारी बैंक का स्थापना किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सहकारिता साख समिति के विधान कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1904 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कब? 1904 में। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया था? तो 1919 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1919 में। चलिए, मैगलेन समिति अपनाई गई थी। मैगलेन समिति की बात करें तो आपका कब अपनाया गया था? 1914 में। ठीक है, कब? 1914 में। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1949 में हुआ था, बिल्कुल नहीं, गलत है। 1949 में नहीं हुआ था। 1949 में क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 1935 में। यही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कृषि शाख विभाग का संगठन किया गया है। बिल्कुल, सहकारी समिति की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होती है। सहकारी बैंक के 3 स्तर पर कार्य करते हैं। सभी से आपका असत्य कथन की बात किया जाए तो असत्य कथन आपका यही था। 1935 में स्थापना हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने व्यक्ति के समूह होता है? तो इसका आंसर की बात क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 15 से 20 स्वयं सहायता समूह होता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हम लोग चैप्टर 4 भी खत्म कर लिए। अब चैप्टर 5 में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 में देखेंगे। चैप्टर 5 में क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। क्या है? असत्य कथन की पहचान करिए। देश के ऐसे लोग जो स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहते उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है सेवा क्षेत्र में विस्तार से भारत की बेरोजगारी की कमी आई। सेवा क्षेत्र लोग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। असत्य कथन की बात करते हैं, इसका असत्य क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो रेलवे सेवा देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेलवे सेवा देता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो ये आपका कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। पूछा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा।
रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं, क्या है, विरोधी हैं, पूरक है। तो ये रोजगार एवं सेवा जो है एक दूसरे के क्या है, तो इसका बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोजगार और सेवा जो है एक दूसरे को क्या है, पूरक है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, पूरक है। आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र आपका कृषि है। ठीक है, क्या है, कृषि क्षेत्र है। ठीक है, कृषि है, उसके बाद उद्योग है, वो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुआ है, तो इसका बात करें तो सेवा क्षेत्र में, किसके, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट यार, सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में किस क्षेत्र में योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है, तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अभी कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है जीडीपी में योगदान। अर्ध विकसित देश एवं विकसित देशों की बेरोजगारी के कारण क्या है, इन देशों में जनसंख्या अधिक होना, इन देशों की में उत्पादन में अन्य साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होना। ठीक है, तो इसका बात क्या है, दोनों के दोनों कथन क्या आपका सही है, दोनों के दोनों कथन क्या बेरोजगारी का कारण है। चलिए, कौन सी सेवा सरकारी है, सैन्य सेवा, दूरसंचार सेवा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवा। ठीक है, तो सेवा सरकारी है, तो सेवा सरकारी जो है आपका सैन्य सेवा पूर्ण रूप से क्या है, सरकारी है। ठीक है, हाँ, सैन्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा भी सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है, दूरसंचार भी सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, यातायात भी सरकारी है, असरकारी भी है, दोनों है। लेकिन पूर्ण रूप से सरकारी की बात करें तो सैन्य आपका क्या है, जो सेना है वो क्या है, सरकारी है, पूर्ण रूप से सरकारी है, वो आपका व्यक्तिगत किसी का नहीं है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है, तो पूर्ण रूप से क्या है, सरकारी सेवा है। चलिए, सरकारी सेवा देखिए यहाँ पे आ गया, सैन्य सेवा, रेलवे सेवा, वायुयान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवा, बस सेवा, कृषि सेवा, अभियंत्रिक सेवा, ये सभी की सभी क्या आपका सरकारी सेवा है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा था, ऑप्शन में सभी दिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें से यदि देखा जाए तो सबसे जो सटीक होगा क्या होगा, सैन्य सेवा होगा। यदि इनमें से सभी रहता तो इनमें से सभी हो सकता था। ठीक है, यातायात के जगह पर इनमें से सभी कर दीजिएगा तो सभी हो जाएगा, लेकिन ऐड नहीं करते हैं। मान लीजिए ऐसा ही रहता तो आपका सैन्य सेवा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, क्योंकि सैन्य सेवा पूर्ण रूप से सरकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन दे रहा था तो इनमें से सभी भी हो जाता। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो कौन सी सेवा गैर सरकारी की बात किया जाए तो आपका डी सही हो जाएगा, मॉल सेवा। मॉल सेवा क्या आपका गैर सरकारी है। ठीक है, बाकी ये सब के सब क्या है, गैर सरकारी में यातायात सेवा भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, कौन सी सेवा सरकारी है। ठीक है, तो सरकारी है, ये भी सरकारी, ये भी सरकारी, यातायात सेवा खाली गैर सरकारी है, बाकी तभी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाता, लेकिन यातायात को हटा के तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, सरकारी सेवा दिया हुआ है सारा है, यहाँ पे गैर सरकारी दिया हुआ है, ये गैर सरकारी भी दिया हुआ है सब। ठीक है, तो यानी कि इस दोनों में आता है, सरकारी में भी ये स्वास्थ्य सेवा आता है और गैर सरकारी में भी आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें ऑप्शन को हिसाब से सैन्य सेवा को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ थी, ये हम लोग कर भी चुके हैं, डिस्कस क्या किए हैं, कर चुके हैं। ठीक है, 2004 इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 2004 में ये शुरू किया गया था, ये हम लोग 9th क्लास वाला में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, योजना चलाई थी काम के बदले अनाज 14 नवंबर 2000 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में, ग्रामीण युवा रोजगार स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में, समेकित का विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ठीक है, चलिए तो इसका बात करें, जवाहर रोजगार योजना शुरुआत कब की थी, अभी हमने बताया 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बीमारू राज्य की बात किया जाए तो क्या बिहार आपका क्या है, बीमारू राज्य। बीमारू राज्य में कौन कौन आता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये सभी के सभी क्या आपका बीमारू राज्य है। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक है, तो ये सभी के सभी का है बीमारू राज्य है। विकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत करता है किस क्षेत्र में, तो ये आपका बात सेवा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है, विश्व का अग्रणी युवा देश माना जाता है, किसको माना जाता है, तो भारत को। ठीक है, किसको माना जाता है, भारत को। चलिए, विश्व के औद्योगिक विकसित देश, सस्ती श्रम शक्ति वाली देश निम्न में से देश में किन कारण से जाती है। ठीक है, किस कारण से जाती है, तो किस कारण से जानी जाती है, तो इसका बात क्या है, तो उदारीकरण से। ठीक है, किसका, उदारीकरण से। किसके कारण एक देश वस्तु दुनिया के सभी बाजार में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, किसके कारण, तो ये आपका उदारीकरण और वैश्वीकरण, दोनों के दोनों, ए और बी दोनों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो भी वस्तु होती है दुनिया भर में बाजार में उपलब्ध हो जाती है, किसके कारण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण कैसे रहेगा? निजीकरण मतलब कि आपके आसपास ही रहेगा, ठीक है। निजी मतलब अपना पर्सनल हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। वैश्विक मतलब पूरे विश्व पे, उदारीकरण होता है, ठीक है, और दोनों हो जाएगा। चलिए, किस क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं का होना नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर बात शिक्षा जो है आपका, ये शामिल नहीं है। वित्त, औजार, यातायात, संचार, ये सभी शामिल है, शिक्षा नहीं है, ठीक है। फिर पूछा रहा है गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं में शामिल कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो ये आपका ऊर्जा, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, ये सभी है, लेकिन ऊर्जा शामिल नहीं है इसमें। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चार्ट के माध्यम से पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। भारत का कौन सा शहर विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो कौन? बंगलौर। मानवीय पूंजी का निर्माण के मुख्य घटक हैं, कौन है? तो ये स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, ये सभी के सभी क्या है आपका मुख्य घटक है, ठीक है। सभी के सभी क्या मुख्य घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो कब हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1980 में। नरेगा बनाई गई है, नरेगा बनाई गई शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो बात करें ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई, ठीक है। नरेगा जो है क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है, इसी को मनरेगा नाम बदल दिया है। नरेगा को नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण चैप्टर पे आ चुके हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, किसके कारण विश्व के विभिन्न देशों में बनी हुई वस्तुएं सामान्य रूप से सभी जगह उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये वैश्वीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। यदि वैश्विक उदारीकरण भी बोल सकते हैं यदि रहता ऑप्शन में तो, लेकिन नहीं है तो सिर्फ एक वैश्वीकरण मार सकते हैं। वैश्वीकरण का परिणाम है, वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? तो ये आपका निजीकरण और उदारीकरण दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का ही परिणाम है। निजीकरण की नीतियाँ, उदारीकरण की नीतियाँ। सरकार के द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध के हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अधिकरण, उदारीकरण। जब सरकार द्वारा जो लगाए गए जो अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध है उसको हटा देना क्या कहलाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है। चलिए, यदि बात किया जाए कि जो एलपीजी कब आया था, तो 1991 में आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। एलपीजी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका बात किया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? निजीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वैश्वीकरण के किस अवयव को विकसित देश का बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सी, श्रम और निर्बाध प्रवाह। वैश्विक गांव में कल्पना करें तो किन बातों पर माध्यम से यह सरकार होता है कि जहां विभिन्न देश के विभिन्न विचारों का, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के साथ तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों के तीनों कथन आपका क्या हो जाएगा? सही है। तीनों के तीनों जो है कथन आपका सही हो जाएगा। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, कौन हटाती है? तो ये परमिट संबंधी, लाइसेंस, कोटा, ये तीनों के तीनों है जो उदारीकरण को हटा देती है। उदारीकरण जब आती है तो ये तीनों के तीनों क्या होता है? हट जाता है, ठीक है। चलिए, ताकि खुल के व्यापार करें, खुल के सब चीज़ अपना बिजनेस करें। भारत में आर्थिक सुधार लागू कब हुआ था? तो आर्थिक सुधार भी बताएं कि कब हुआ था? 1991 हुआ था, इसी में एलपीजी भी आया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, एल पी और यहाँ पे जी, यानी कि एल पी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों मिलकर एलपीजी बनता है। 1991 में आया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, क्या लाती है? तो ये कमी लाती है, क्या लाती है? कमी लाती है। चलिए नेक्स्ट बोला, प्रौद्योगिकीकरण के विकास में वैश्वीकरण की नीति की प्रभावित हुई थी तेज गति से, क्या हुआ था? तेज गति से हुआ था। WTO का वास्तविक रूप क्या है, यानी WTO का विस्तारित रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही ना है ऑर्गेनाइजेशन। चलिए WTO, ठीक है। इसकी स्थापना से पूछ लिया जाए, देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1995 में हुआ था, ठीक है।
मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा, जिनेवा में, ठीक है। मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए WTO का कहाँ है, तो जिनेवा में स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। और पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसमें कितने देश का है, तो 164 देश हैं जो इसके सदस्य हैं वर्तमान में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल है। इसका गठन या स्थापना की बात करें तो 1995 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें 195 देश है नहीं, यही आपका क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखा, क्या देखा कि 100 कितना है, 164 देश है, यहाँ पे 195, यही आपका गलत हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, बिल्कुल, यानी सभी के सभी सही, बाकी आपका ये सी गलत है। 164 देश होगा, 95 नहीं। हाँ, विश्व व्यापार का काम है कि व्यापार को सही ढंग से चलाना, एक दूसरे को व्यापार करने में सुविधा, यदि कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे रुकावट आ रही है तो उसको क्लियर करना, ठीक है, मतलब सहायता करना एक प्रकार से व्यापार करने में। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद देश में उदारीकरण की नीति अपना ली गई, ठीक है। निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारत सरकार ने 1991 में अपनाई। तो ये दोनों के दोनों क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों क्या सही है। और असत्य कथन की पहचान करने बोला है, यानी सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों जो कथन आपका क्या है, सही है, ठीक है। दोनों के दोनों जो आपका है कथन, वो क्या आपका सही है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा। यहाँ असत्य पूछा, सही पूछता तो हो जाता आपका सी, ठीक है, दोनों के दोनों सही, लेकिन असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में वैश्वीकरण की नकारात्मक प्रभाव निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर का जब विश्व स्तरीय पे उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, ये आपका नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बाकी सबकी सभी बात करें तो नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, ये सारा 4 पॉइंट दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। फिर पूछा 175 नंबर में कि किस कारण से भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतियोगिता शक्ति की वृद्धि होगी एवं अर्थव्यवस्था में त्वरित विकास हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के पक्ष में दिए गए तर्क में कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से बात करें तो कौन सा नहीं है, तो नए बाजारों पर प्रतिबंध स्थापित करना, ठीक है, नए बाजारों पर प्रतिबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाएगा आपका, वैश्वीकरण के पक्ष में दिए गए तर्क में से ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के ली गई नहीं है, ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नहीं है, नहीं है, ठीक है, नई है, नई नहीं है, यहाँ क्या बोल रहा है, विश्व की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है। इससे पहले इनका दौर कब आया था, ठीक है, तो इससे पहले 1870 से 1914 के बीच में इसका दौर आया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार में वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रभाव निम्न में से कौन नहीं है। सकारात्मक प्रभाव कौन नहीं है, तो यहाँ पर आयात में वृद्धि है जो सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, कब अपनाई गई, तो आपका 1991 में अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन सा। अभी हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम होता है, जो भी निर्धारण होता है, जो भी व्यापार करने में कठिनाई होता है, सब दूर कौन करता है, तो WTO करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है। IMF क्या करता है, लोन देता है आपका, ठीक है। UN क्या करता है, तो आपको UN आपको शांति बनाने का प्रयास करता है कि पूरे विश्व में शांति हो। यहाँ पे क्या बोला, व्यापार नियमों के निर्धारित WTO ही सही हो जाएगा, सी आंसर। चलिए फिर पूछा रहा है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, उत्पादन में इकाइयों का कार्यशीलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, उपयुक्त में से कौन सा उद्देश्य सही है। तो बात क्या जाए तो चारों के चारों कथन क्या है, सही है, चारों के चारों कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज में ऐसे वर्ग समूह जो मध्यम या निम्न श्रेणी में आते हैं, जो सामान्य उपभोग से वस्तु से वंचित रहते हैं, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आम आदमी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आम आदमी। वैश्वीकरण के कारण आम आदमी जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में शामिल है, क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या क्या, आधुनिक तकनीक की उपलब्धता, श्रम संगठनों पर पूरा प्रभाव, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संकट, उद्योग व्यवसाय में क्षेत्र की बढ़ती प्रतियोगिता। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए कुट नहीं दिया हुआ है, कुट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो सभी के सभी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी क्या हो जाएगा, कुट, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी के सभी हो जाएगा आपका सही। तो यानी कि सभी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कर दें, यानी सभी के सभी क्या आपका सही है, सभी कुछ क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण से आम आदमी में होने वाला फायदा या नुकसान के बारे में सही कथन को चुने, ठीक है। सही कथन की बात किया जा रहा है,
तो ये सही कथन की बात करें तो कम फायदा ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। आम आदमी के लिए क्या हुआ, कम फायदा और ज़्यादा नुकसान हुआ आम आदमी के लिए, ठीक है। फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, कॉलर सेंटर को, कॉल सेंटर को, ठीक है। तो ग्राहक देखभाल के लिए कॉल सेंटर को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो भी ग्राहक होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल सेंटर का उपयोग करते हैं। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो सबसे सामान्य तरीका बताया, नए कारखाने की स्थापना करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, उपयुक्त में सभी के सभी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सभी के सभी क्या होगा, सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के अर्थ की बात किया जाए तो ये व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 में हम लोग देखते हैं उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो बाजार व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, बाजार व्यवस्था को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। किसमें, उत्पादकता, कंपनी, वस्तुते, उत्पाद, उपभोक्ता को, ठीक है। उपभोक्ता को क्या करते हैं, बाजार व्यवस्था में किसको महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उपभोक्ता को। उपभोक्ता कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो व्यक्ति जब उपभोक्ता कहलाता है जब वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, तो यही आपका हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। जब वस्तु अपने क्या होता है, जब भी व्यक्ति कोई वस्तु को सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो क्या होता है, उसका उपभोक्ता हम हो गए। मान लें किसी चीज़ खाने के लिए हम लोग खरीदे तो हम क्या होगा, उस दुकानदार का उपभोक्ता कौन हो गया, हम हो गए। हम खरीदे तो हम उपभोक्ता हो गए, ठीक है। तो यही बात बोला जा रहा है, इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है उत्पादन की समस्त क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती है, तो उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ताओं के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। जैसे मान लो उपभोक्ताओं पे डिपेंड करता है ना, जैसे मान लो ज़्यादा हम खरीदेंगे तो ज़्यादा चीज़ का उत्पादन किया जाएगा, कम खरीदेंगे तो कम चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्पादन की जो समस्त क्रिया होती है वो किसके द्वारा संचालित होती है, उपभोक्ता के द्वारा होती है, ठीक है। बाजार व्यवस्था में किसका स्थान सर्वोपरि है, ठीक है। बाजार व्यवस्था में सर्वोपरि किसका, उपभोक्ता का है। सर्वस्थान सर्वोपरि उपभोक्ता पे डिपेंड करता है कि आपका बाजार चलेगा कि नहीं चलेगा। मान के चले हम चीज़ नहीं खरीदना बंद कर देंगे सामान, तो क्या होगा, बाजार बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन हम खरीदना ज़्यादा अधिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए ज़्यादा जो सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, जितना ज़्यादा खरीदिएगा उपभोक्ता बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बाजार में भी बढ़ेगा। तो ये उपभोक्ता पे ही सर्वोपरि माना जाता है, उपभोक्ता ही बाजार को चला सकता है। ग्राहक हमारी दुकान पर आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यह कथन किनका है, ठीक है। तो यह कथन किनका है, महात्मा गांधी का है, ठीक है। ये किनका है कथन, महात्मा गांधी का, याद रखिएगा। हमारे जो ग्राहक है हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। यह कथन किनका है, महात्मा गांधी का, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहना महात्मा गांधी का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण, मात्रा, वास्तु बनाने के प्रयुक्त तत्व या सभी। तो जो उपभोक्ता हो तो उसको जानकारी सभी चीज़ का लेना चाहिए कि सामान कैसा है, मात्रा सही है, वजन सही है कि नहीं, वस्तु का जो प्रयुक्त हो रहा है उसमें क्या क्या तत्व यूज़ किया गया है, कोई खराब चीज़ तो यूज़ नहीं किया गया है। तो ये सभी के सभी प्रकार का चेक होना जरूरी है, सभी प्रकार का चेक होना चाहिए। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए क्या, गारंटी कार्ड, रसीद, सभी। तो ये सभी सभी आपका प्राप्त करना चाहिए। वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड जो भी हो, भी पर जब वारंटी है तो वारंटी कार्ड, गारंटी है तो गारंटी कार्ड, या रसीद है तो रसीद जरूर लेना चाहिए सामान खरीदते समय, ठीक है। तो ये सभी के सभी लेना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब किया गया, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को किन बातों पर जानने का अधिकार देता है, तो ये गुणवत्ता, परिणाम, शुद्धता, ये सभी के सभी बात किया जाए तो सही हो जाएगा। सभी के सभी क्या है, आपको जानने का अधिकार है कि क्या गुणवत्ता कैसा है, परिमाप क्या है, शुद्धता है कि नहीं है, ये सभी जानने का आपका अधिकार है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क जो बात किया जाए तो इसको हम लोग किस चीज़ में, आभूषण में उपयोग करते हैं, ठीक है। सोने के आभूषण में हॉलमार्क किसको में उपयोग करते हैं, सोने के आभूषण में। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ISI चिन्हित अंकित है, ISI चिन्हित अंकित है कितने उत्पाद पे, इसका आंसर की बात करें तो 1500 उत्पाद पे, ठीक है। याद रखिए 1500 उत्पादों पर क्या है, ISI उत्पाद चिन्हित रहता है। 1500 के उत्पाद पर ISI चिन्हित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं का शोषण कहते हैं माप तौल में कमी, भ्रमक प्रसार, मिलावट, ये सभी के सभी प्रकार क्या है, उपभोक्ताओं के शोषण है, ठीक है। उपभोक्ताओं के साथ क्या किया जाता है, मिलावट करके बेच दिया जाता है, या माप तौल में कमी कर दिया जाता है, यानी कि डंडी मार दिया जाता है। तो सभी सभी क्या, उपभोक्ता के साथ मुख्य शोषण किया जाता है एक प्रकार से। चलिए उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण की बात क्या है, तो सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित पूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने स्तरीय का है,
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 3 स्तरीय का है, ठीक है। कितना स्तरीय का? 3 स्तरीय है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तरीय पर राज्य स्तरीय आयोग, जिला स्तर पर जिला मंच या फोरम, ठीक है, जिसको फोरम भी बोलते हैं, जिला मंच। ये आपका सही हो जाएगा, 3 स्तरीय पे सही होगा। फिर पूछा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपका किस प्रकार का है? तो अर्ध न्याय संघ संस्था है, ठीक है। अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। अर्ध न्यायिक संस्था है, ये आपका याद रखिएगा, पूछा जाता है उपभोक्ता संरक्षण कैसी संस्था है, तो ये कैसी अधिनियम संस्था है, तो ये किस प्रकार की संस्था है, तो ये आपका अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है? तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 30 दिनों के अंदर, ठीक है। यदि मान लीजिए जो हम जिला वाला स्तर पे हम लोग कंप्लेन किया वो उससे आप असंतुष्ट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? 30 दिनों के अंदर में आप उच्च न्यायालय में यानी उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। किसमें? उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर पूछा रहा है निम्नलिखित कथनों में से एक सही कथन की चयन करें। उपभोक्ता शिकायत के लिए इस देश में 582 फोरम है, ठीक है। 35 राज्य आयोग हैं, एक राष्ट्रीय आयोग है, सभी। तो सभी के सभी के आपका सही कथन है, ठीक है। इस देश में 582 को फोरम है, बिल्कुल सही है। और हर एक जिले में मतलब होता है। 35 राज्य आयोग है, बिल्कुल सही है। और एक राष्ट्रीय आयोग है, बिल्कुल सही है। सभी के सभी क्या आपका सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु सेवा मूल्य 20 लाख रुपए के से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, कहाँ करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 580 जिला में फोरम है, 35 राज्य में आयोग है और राष्ट्रीय आयोग होता ही। पूछा जा रहा है कि हाँ 20 लाख रुपया से यदि कम उपभोक्ता का शिकायत है तो अब कहाँ अप्लाई कर सकता है? तो जिला फोरम में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कहाँ अप्लाई कर सकता है? जिला फोरम में वो कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ही पूछा है ना। हाँ 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में कर सकता है, ठीक है। यदि 20 लाख से अधिक हो लेकिन करोड़ से कम हो तो राज्य आयोग से कर सकता है। यदि 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो राष्ट्रीय आयोग के समझ कर सकता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है तो ये डाटा याद रखिए। 20 लाख से कम है तो जिला में, फिर 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में है, 20 लाख से लेके 1 करोड़, मान लीजिए 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में करेंगे, ठीक है। और यदि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में करेंगे शिकायत इसका, ठीक है। यदि वस्तु एवं सेवा का मूल्य 1 करोड़ से रुपया से अधिक है तो भोक्ता कहाँ करेगा? तो ये आपका कहाँ करेगा? 1 करोड़ से अधिक है तो आपका कहाँ करेगा? राष्ट्रीय में करेगा, राष्ट्रीय आयोग में करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग में करेगा। फिर पूछा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कब संशोधित किया गया? तो ये आपका कब किया गया? तो 2019 में संशोधित किया गया था, ठीक है। कब किया गया? 2019 में संशोधित किया गया। लोग सूचना अधिकार विशेष परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति को कितने अवधि की सूचना उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो आपका 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में खत्म हो गया आपका, इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि यदि आप सारा सीरीज देख लेते हैं एससीईआरटी का, जितना भी साइंस का 9-10, ज्योग्राफी का 9-10, हिस्ट्री का 9-10, आपका इकोनॉमिक्स का 9-10, ठीक है, पॉलिटी का 9-10 सारा आपने कवर कर लिया है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। निश्चित रूप से डायरेक्ट इसी से सफलता मिलेगी, इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।